यूपी टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत। न्यूरो की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं, न केवल गलत खान पान से बल्कि तेज़ गति से उर्वरकों का प्रयोग जिस तरीके से हो रहा है, जिस तरीके से फसलें खराब हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है समाज में न्यूरो की समस्याएं बढ़ रही हैं। ऐसे में अब न्यूरो की समस्याओं को लेकर के जब खास करके युवा वर्ग आपके पास आ रहा है, तो आप उसको क्या सजेस्ट करते हैं और न्यूरो की समस्याएं क्यों आखिर इतनी संख्या में बढ़ रही हैं? देखिए, क्या ऐसा है ना कि जो आपने जैसा बोला भी कि खान पान की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से शरीर में विटामिन B12 और विटामिन D3 की बहुत ज़्यादा कमी हो जा रही है, कैल्शियम की कमी हो जा रही है। और ये सब जो होते हैं, ये डायरेक्टली हड्डियों और नसों को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा जो है आजकल जो जंक फूड्स का प्रयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अर्ली एज में ही लोगों को शुगर, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां हो जा रही हैं, जिसकी वजह से जो है नसों की समस्याएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, या ब्रेन से रिलेटेड हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज के भी पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसके अलावा साथ ही जो है लोग आजकल जो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में तनाव भी बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो वो स्ट्रेस से रिलेटेड भी काफ़ी मरीज़ मेरे पास आते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि लगातार बढ़ रही हैं आजकल के समय में। आपके पास किस किस तरीके के न्यूरो के पेशेंट आते हैं? देखिए, ज़्यादातर जो मेरे पास पेशेंट आते हैं वो एक तो माइग्रेन के पेशेंट बहुत आते हैं, दूसरा जो है मिर्गी जिसे झटका एपिलेप्सी बोलते हैं उसके पेशेंट बहुत आते हैं, साथ ही साथ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है जिसको कमर में दर्द वगैरह जो होता है, इसके पेशेंट आते हैं। इसके अलावा ब्रेन हेमरेज के भी पेशेंट आते हैं। कुछ चेहरे का फालिज होता है जिसको बेल्स पैल्सी बोलते हैं, उसके भी पेशेंट आते हैं। इसके अलावा कुछ मानसिक रोग से रिलेटेड भी पेशेंट आ जाते हैं, क्योंकि न्यूरो और साइकेट्री लगभग एक साथ जुड़ा रहता है। तो इस तरह के आजकल समाज में माइग्रेन बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है, युवाओं में भी सुनने को मिल रहा है। माइग्रेन के प्रमुख लक्षण क्या हैं और उनसे बचाव क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जैसा कि मैंने बताया कि आजकल जो स्ट्रेसफुल लाइफ है, जिसकी वजह से होता क्या है कि नींद कोई भी प्रॉपर ले नहीं पाता है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं। और जो इसे कहते हैं टाइप ए पर्सनालिटी मतलब बहुत अत्यधिक महत्वाकांक्षी जो लोग हो गए हैं, इसकी वजह से जो है स्ट्रेस लेने की हर एक चीज़ के बारे में जिसको सोचना उसको पाने की चाहत, तो उसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं, और बेसिकली क्या होता है, जैसे हम हमेशा माइग्रेन सोचते हैं, कई बार वो टेंशन हेडेक होता है। ठीक है, वो एक्चुअल में माइग्रेन होता नहीं है, वो टेंशन हेडेक की कैटेगरी में आता है, जिसको हम लोग माइग्रेन जैसा ही मानते हैं। ठीक है ना, तो वो टेंशन हेडेक के पेशेंट होते हैं, जिसमें से कुछ माइग्रेन एक्चुअली हम लोग तब कहते हैं जबकि वो किसी जांच में कोई बीमारी आए ना, तो वो एक डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन कह रहा है। जांच में कोई बीमारी आए ना, मतलब जैसे क्या होता है कि माइग्रेन सीटी स्कैन या किसी बीमारी में किसी जांच में आती नहीं है, लेकिन अगर किसी पेशेंट को लगातार सर में दर्द बना हुआ है और कोई कारण नहीं मिल रहा है, मतलब जैसे टेंशन स्ट्रेस वगैरह भी कोई कारण नहीं मिल रहा है, तो हम लोग उसको माइग्रेन के रूप में ट्रीट करते हैं। ठीक है, और यूजुअली क्या होता है कई बार कि जिस पेशेंट को हम लोग माइग्रेन समझ रहे होते हैं, वो सर्वाइकल का पेन भी लगभग जैसे कुछ लक्षण ऐसे हैं, जैसे चक्कर आना, उल्टी मालूम होना, सर में दर्द होना, ये सर्वाइकल में भी होता है, माइग्रेन में भी होता है। तो मेरे पास काफ़ी पेशेंट ऐसे आते हैं जो माइग्रेन का इलाज साइकेट्रिस्ट से करवा रहे होते हैं, बट जो मेरे पास आते हैं पता चलता है कि एक्चुअली उनको सर्वाइकल था, माइग्रेन था ही नहीं, और मैं उनको सर्वाइकल की दवा देता हूँ, वो ठीक हो जाते हैं। तो कई बार मिसडायग्नोस्ड भी होता है। माइग्रेन एक कॉमन टर्म दे दिया गया है, कोई भी सर दर्द हो उसको माइग्रेन कर दिया जाता है, बट वो कई कैटेगरी है उसमें, क्लस्टर हेडेक, टेंशन हेडेक। एक सेकंड, माइग्रेन और सर्वाइकल दो चीजें आपने बताई। माइग्रेन और सर्वाइकल के बहुत ज़्यादा पेशेंट बढ़ रहे हैं। अभी आपने ये भी कहा नौजवान जिसके हाथ में भारत का भावी भविष्य है, वह नौजवान जो भारत का आने वाला कल है, उसको आज सबसे ज़्यादा सर्वाइकल पेन और माइग्रेन की शिकायत है। ठीक है, अभी आपने एक शब्द यूज किया कि ये जो पकड़ में नहीं आता है, तो जो बीमारी दिख ही नहीं रही है उसको, हाँ लक्षण है, उस पर आप कैसे पकड़ पाते हैं? जैसे क्या होता है कि उस लक्षण के हिसाब से भी उसका ट्रीटमेंट किया जाता है कि अगर शरीर के एक हिस्से में दर्द हो रहा है और बहुत सीवियर पेन है, साथ में उसको उल्टी टाइप के लक्षण आ रहे हैं और कोई भी इन्वेस्टिगेशन में इसका कोई कॉज नहीं मिल रहा है, तो उसको हम लोग माइग्रेन के अंदर कैटेगराइज करके उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये बात रही माइग्रेन की। मिर्गी के पेशेंट को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि मिर्गी के पेशेंट को क्योंकि मिर्गी एक ऐसी बीमारी है। हाँ। अभी आप मिर्गी के पेशेंट की बात करें, उसके पहले में मिर्गी होती क्यों है और मिर्गी से जो पेशेंट जूझ रहा है उसको
किस प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए? मिर्गी सबसे पहले तो होती क्यों होती है मिर्गी? जैसे क्या होता है कि ब्रेन में किसी भी वजह से अगर कोई पुराना कोई इन्फेक्शन रहा हो या कोई ताज़ा इन्फेक्शन हो, उसकी वजह से 10-15% केसेस में मिर्गी होती है। और जिन बच्चों को जन्मजात मिर्गी हो जाए, हाँ, वो क्या होता है कि अगर मान लीजिए बच्चा पैदा होते वक्त अगर डिलीवरी के वक्त उसको ऑक्सीजन की कमी रही बाई चांस, तो उसकी वजह से उसको मिर्गी के वो आने की चांसेस रहती है। ठीक है, बट यूजुअली जो मेरे पास पेशेंट आते हैं उनमें ज़्यादातर क्या होता है कि केचुए के अंडे की गांठ ब्रेन में बन जाती है, जिसको हम लोग न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस बोलते हैं। वो उसकी वजह से झटका आता है, उसके पेशेंट मेरे पास बहुत ज़्यादा आते हैं। और एक चीज़ और भी है मिर्गी में कि लगभग 80 से 90% केसेस में कोई डायग्नोसिस बन नहीं पाती, कि कोई कारण मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी उसको झटके आते रहते हैं। ना सीटी स्कैन में कुछ आता, ना किसी जांच में कुछ आता है, सिर्फ ईईजी जांच में पता चलता है कि हाँ झटका है, और हम लोग उसी के आधार पर उसको दवा चलाते हैं। और मिर्गी में जो सावधानियां आपने बताई कि 3 साल इसमें दवा चलाना बहुत ज़रूरी होता है। और जो मेन इसमें सावधानियां हैं कि जैसे भूकंप होता है कि उसका कोई प्रिडिक्शन नहीं होता कि कब आ सकता है, ऐसे ही मिर्गी के पेशेंट को कभी भी झटका आ सकता है। तो हमें कुछ विशेष उसको सलाह देनी होती है कि जैसे कि उसको ये बताया जाता है कि आप खुद से बाइक ना चलाइए, ठीक है, सड़क पर अकेले मत निकलिए, छत पर अकेले मत जाइए, पानी के पास मत जाइए, आग के पास मत जाइए, इवन बाथरूम जाइए तो किसी को बता के जाइए, ताकि क्योंकि जब ड्यूरिंग ट्रीटमेंट 3 साल उसको कभी भी झटका आ सकता है। तो ये सब प्रिकॉशन हम रखते हैं ताकि उसको जो झटका है वो तो अपने आप में बीमारी है ही, लेकिन उस झटके के साइड इफेक्ट की वजह से उसको कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, उसका भी हमको ध्यान रखना पड़ता है। और मरीज को हम लोग सलाह देते हैं कि दवा एक भी दिन छूटे ना, क्योंकि अक्सर क्या होता है आराम लगने में मरीज दवा छोड़ देता है, बट इसको हम लोग बार बार एम्फेसिस करते हैं। कितने दिन चलानी होती है? 3 साल मिनिमम। हाँ, अब इसमें यह है कि अगर कोई कारण है, मान लीजिए अगर मालूम चल गया कभी कभी दिमाग की टीबी होती है, उसमें भी झटका आता है, इन्फेक्शन में भी आता है, तो अगर कारण है तो पहले उस कारण का निवारण करके फिर झटके की दवा। बट जैसा कि मैंने बताया कि 70-80% केसेस, 90% केसेस में कोई कॉज मिल भी नहीं पाता है, तो भी उसमें हम लोग सिम्टम के हिसाब से 3 साल दवा चलाते हैं। अगला सवाल रहा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलिस्ट के पेशेंट को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में क्या होता है कि जैसे कि हमारी जो गर्दन होती है इसमें 7 हड्डियां होती हैं, ठीक है ना। तो यूजुअली हम लोग रॉन्ग पॉस्चर यूज़ करते हैं। आजकल देखते हैं लोग, हमारे आप में भी गंदी आदत होती है कि मोबाइल तकिया ऊंचा लगा के देखते हैं, ठीक है। तो तकिया ऊंचा लगाने, ऐसा रात में अक्सर, हाँ रात में अक्सर, और दिन में भी हम लोग वर्क कर रहे हैं अगर, तो मान लीजिए बच्चे स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं तो गर्दन झुका के ऐसे पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है गर्दन की नसों में खिंचाव हो जाता है, इसको हम लोग, जिसकी वजह से नस दबने लगती है। तो इसके लक्षणों में जो है आपका चक्कर आना, उल्टी मालूम होना, बाह में दर्द, हाथ, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसके पेशेंट मेरे पास बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के। महिलाओं में आजकल सर्वाइकल और कमर दर्द की बीमारी ज़्यादा हो रही है। महिलाओं में खास करके माँ बनने के बाद बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ऐसे दर्द को दूर करने के लिए, और ऐसे दर्द के जब लक्षण आपको दिखाई देते हैं, तो ऐसे दर्द को दूर करने के लिए, इन बीमारियों को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, प्रकृति ने महिलाओं का थोड़ा सा फिजियोलॉजी अलग बनाया है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि 12-13 साल की उम्र से उनको पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, फिर प्रेगनेंसी है, बच्चों को दूध पिलाना है, इन सब में से क्या होता है, शरीर के कैल्शियम बहुत तेज़ी से इनका लॉस होता रहता है। दूसरी बात क्या है कि इनको झाड़ू पोछा जो भी घर में करना है सब झुक कर ही करना है, जिसकी वजह से कमर और गर्दन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जैसे ही महिलाएं 45-50 क्रॉस करती हैं और उनका पीरियड्स बंद होता है, तो बॉडी में एक एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन होता है जो सिक्रीट होना बंद हो जाता है। इसकी वजह से हड्डियां और तेज़ी से गलने लगती हैं। तो जब हड्डियां कमज़ोर होकर सटती हैं तो उसकी वजह से फिर नस दबने लगती है। तो इसी वजह से कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, ये सब, या जनरलाइज्ड बॉडी में पेन, ये महिलाओं में बहुत कॉमन होता है। महिलाएं करें क्या कि जिससे इस दर्द से उन्हें बचाएं? देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि कैल्शियम सप्लीमेंटेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। आप नियमित रूप से दूध का सेवन ज़रूर करें, ठीक है। गांव देहातों में कच्ची हल्दी का भी प्रयोग किया जाता है दूध में, वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो दूध का प्रयोग हर फीमेल को रेगुलर रात में करना एकदम अनिवार्य है। और अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो कैल्शियम की दवाइयाँ भी लेनी चाहिए, बट दूध का इस्तेमाल ज़्यादा आवश्यक है बजाय दवाइयों के। जो गरीब हैं जिनके पास दूध ना हो, अब तो फिर दवाइयाँ लेना ही पड़ेंगी, फिर तो मान लीजिए 2 ही ऑप्शन है। तो बट मुझे लगता है दूध सस्ता पड़ेगा। अभी हाल ही में हमारे एक साथी थे जिन्हें ब्रेन हेमरेज की शिकायत हुई, आज से लगभग 6 महीने पहले।
उनकी उम्र तकरीबन 26 बरस थी। हालांकि फर्स्ट स्टेंट था तो वो बच गए, किसी तरीके से बचे हैं, लेकिन अब भी उन्हें डॉक्टर ने यही कहा है कि सोचने समझने की शक्ति कम है। ब्रेन हैमरेज, फालिज एक ऐसी बीमारी है जो कभी भी कहीं भी आ जाती है। इससे बचाव के लिए क्या करें और ये आमतौर पर होती क्यों? देखिए, जो ब्रेन हेमरेज का जो सबसे मेन कॉज है, पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि दो तरह के स्ट्रोक होते हैं। बेसिकली ब्रेन हेमरेज तो एक टर्म है, जो उसका कॉमन टर्म उसको स्ट्रोक बोलते हैं। ब्रेन स्ट्रोक बेसिकली ये दो तरह का होता है। एक स्ट्रोक ऐसा होता है कि जिसमें ब्रेन में खून की सप्लाई रुक जाती है, जिसको हम इन्फार्क्ट बोलते हैं, जो कि ज़्यादा कॉमन है। और लेकिन ये है, इसके साथ प्लस चीज़ है कि ये ठीक होने की चांसेस ज़्यादा रहती हैं। ठीक है, तो ये यूजुअली बीपी बढ़ने की वजह से ही होता है। बाकी कभी कभी जो है कुछ कुदरती रूप से वेसल्स बॉडी की गड़बड़ होती हैं, उनकी वजह से भी हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल, जो ज़्यादा ओबीज लोग हैं, कोलेस्ट्रॉल वगैरह ज़्यादा है उनके, उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो इन्फार्क्ट वाला होगा। दूसरा जो ब्रेन हेमरेज, जिसमें कि दिमाग की नसें फट जाती हैं, जिनको हम एक्चुअल ब्रेन हेमरेज वर्ड बोलते हैं। हेमरेज का मतलब कि नस फट गई। वो यूजुअली बीपी बढ़ने की वजह से या चोट लगने की वजह से ही ज़्यादा होता है। या तो एक्सीडेंट वगैरह में चोट लग गई और या बीपी बढ़ गया, या कभी कभी कुछ वेसल्स जो होती हैं अपने आप फट जाती हैं क्योंकि उनकी दीवारें कमज़ोर होती हैं। उनको हम लोग एन्यूरिज्म बोलते हैं, उसकी चांसेस कम है। 90% जो होता है कॉज, वो बीपी या एक्सीडेंट की वजह से ही होता है, और ये जानलेवा होता है। तो ये बीपी से बचने के लिए हम क्या करें बढ़ते हुए? हाँ, जैसे बीपी से बचने के लिए सबसे पहली बात तो वही है कि स्ट्रेस ना लें। खाने में जो है नमक की मात्रा बहुत संतुलित रहे। आजकल जो आपके रॉक सॉल्ट आ गए हैं, वो ज़्यादा बेटर है। पहले तो बहुत कम मिलता था सेंधा नमक, अब तो सब जगह मिल रहा है, तो उसको यूज़ करें क्योंकि उसमें सोडियम कम होता है, पोटेशियम ज़्यादा होता है, वो तो बेटर है। क्योंकि अमूमन हम लोग हिंदुस्तान में नमक ज़्यादा प्रयोग करते हैं, हर चीज़ में छिड़क लेते हैं। हम लोग तो यही जानते हैं, टाटा नमक देश का नमक। हाँ, टाटा नमक ठीक है, बट अब टाटा रॉक नमक कर लें उसको, तो ज़्यादा बेटर है। कि जो समुद्री नमक है उसमें सोडियम कम होता है, वो बीपी बेटर करता है। ठीक है ना, मतलब वैसे तो नमक कम ही लें, बट जो भी लें। और सबसे बड़ी बात है कि नमक जो खाने में पड़ गया वो पड़ गया, लेकिन जैसे दही में, सलाद में अलग से छिड़का जाता है, वो काम बिल्कुल ना करें, वो ज़्यादा नुकसान करता है। जो खाने में पक गया, तौर पर दाल और सब्जी में ले हाँ, बाकी अलग ऊपर से नमक बिल्कुल ना लें। इसके अलावा जो है स्ट्रेस ना लें। ठीक है ना, और यही दो में। और तीसरी चीज़ है कि थोड़ा एक्सरसाइज करें ताकि वजन ज़्यादा ना रहे, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा ना रहे। ठीक है ना, अमूमन जैसे कि नॉनवेज में हम लोग मटन यहाँ ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, तो थोड़ा सा कोशिश करें कि फ़िश का यूज़ ज़्यादा करें खाने में। अगर नॉन वेजिटेरियन लेते हैं, फ़िश का यूज़ ज़्यादा करें। अगर एग ले रहे हैं तो एग में सफ़ेदी ज़्यादा यूज़ करें, पीला भाग कम खाएं क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, जो कहीं ना कहीं आपका जाके ब्लड वेसल्स में जमा होता है, जिसकी वजह से बीपी बढ़ता है। ठीक है, एक न्यूरो में प्रॉब्लम आती है। मुझे याद है कि हमारे परिवार से ही एक व्यक्ति था, बच्चा था, एक्सपायर हो गया 2020 में। न्यूरो में एक समस्या आती है, अचानक से बच्चे को झटका आने लगता है। वो मुंह से कभी कभी सफ़ेद रंग का कुछ फेंकने लगता है और झटका एक टाइप से आता है। और जब झटका आता है तो उसमें जो मैंने एनालिसिस किया था, जो मैंने उस परिवार से मिल करके जाना था, कि उससे ब्लड सर्कुलेशन रुकता है या कोई भी चीज़ होती है। ये क्यों होता है, कहाँ से होता है और इसका बचाव क्या है? जैसे क्या है ना, जो बच्चों में होता है ना, बच्चों में बेसिकली क्या होता है कि कोई भी इन्फेक्शन जो हो गया ब्रेन में, जैसे मैंने बताया कि जब अगर पैदा होते वक्त कुछ दिक्कत हुई तो ब्रेन में खून का सर्कुलेशन रुका, तो उसकी वजह से उसका ब्रेन कमज़ोर रह गया, उसकी वजह से आ सकता है। इसको हम लोग बर्थ एस्फिक्सिया कहते हैं। ठीक है ना, एक तो ये चीज़ हो गया। दूसरा, कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपने सुना होगा बीच में एंसेफ्लाइटिस बहुत कॉमन था, तो बच्चों में जो बुखार होता है उसकी वजह से भी झटका आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। बेसिक उसको हम लोग फेब्राइल कन्वर्जन कहते हैं। ये अलग कैटेगरी है जो कि बच्चों में ज़्यादा होती है। यूजुअली बड़ों में बुखार के बाद झटका आना बहुत रेयर है, बट बच्चों में बुखार की वजह से झटका बहुत ज़्यादा कॉमन आ जाता है। और जैसे मैंने बताया, एंसेफ्लाइटिस वगैरह का अगर लक्षण हुआ तो इसमें आ जाता है। ठीक है ना, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो बच्चों में कुछ स्पेशल हैं। ठीक है, लोगों से इस सारी बीमारियों से बचने के लिए क्या अपील करना चाहिए? देखिए, सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो कि जागरूक रहें और कोई भी लक्षण आने पे उसको अवॉइड ना करें। कि अगर मान लीजिए आपको रात में सोते हैं, सर भारी रहता है, चक्कर आता है, तुरंत अपना बीपी नपवाएं। ठीक है ना, और अगर कभी कुछ ऐसा लग रहा है कि कमर में दर्द है या कुछ है, तो उसको तुरंत अपना पहले शुगर चेक कराएं, यूरिक एसिड चेक कराएं। विटामिन D3 की बहुत कमी है, तो
D3 का मतलब? जैसे विटामिन डी का एक, हाँ हाँ, तो उसमें 1 2 3 होता है। जो 3 होता है वो बेसिकली विटामिन डी जो होता है वो हमारे बॉडी में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को सहयोग करता है। अगर आप कितना भी कैल्शियम लें, अगर विटामिन डी नहीं है बॉडी में, तो वो कैल्शियम आपके बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। और जो सर्वे हुआ है लेटेस्ट, उसके हिसाब से हिंदुस्तान में 90% महिलाओं में और लगभग 70-75% पुरुषों में विटामिन डी की कमी है ही है। विटामिन डी की कमी? हाँ, बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि सन एक्सपोजर कम हो गया है ना। हम लोग जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं एसी में भागें, एक कॉमन हो गया। तो पहले एक वो था कि सूर्य की रोशनी में आदमी रहता था, वो अब रहता नहीं है। 8 से 10 घंटे तो सूर्य की रोशनी। हाँ, और दूसरा न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से जो हड्डियों के रोग जो हैं बहुत ज़्यादा, हड्डियों और नसों के रोग बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं।